एवरीवन, दिस साइड गिरजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आ चुकी हूँ अपने आर्ट फैकल्टी और यहाँ पे आज हमारा दीनदयाल उपाध्याय जी का प्रोग्राम है, जिसमें हमारे गेस्ट आने वाले हैं। कुमुद शर्मा मैम है और महेश चंद्र शर्मा सर है। तो आगे का प्रोग्राम हम देखते हैं और मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ कि अंदर में कितना मस्त डेकोरेशन हो चुका है। तो लेट्स सी। बड़ी सरलता से दिखा दिया। उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें राजनीतिक क्षेत्र का दायित्व सौंपा गया। दिनांक 21 सितंबर 1951 के ऐतिहासिक दिन को दीनदयाल जी ने उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इसी सम्मेलन में देश में अभी कुछ देर में हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और ये मैंने डेकोरेट किया। उनकी हत्या का समाचार सुना पूरा देश शोकाकुल हो गया। को साकार करने के लिए भारतीय जनता में प्रतिष्ठित किया गया। सबको नमस्कार। अमर वीर पुत्र हो, ऋण प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। बीते दिनों हमारे हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर कुमुद शर्मा मैम एवं IEEE के निर्देशक प्रोफेसर संजय रॉय सर के मार्गदर्शन में और हिंदी विभाग आदरणीय महेश चंद्र शर्मा जी, जो कि वर्तमान समय में दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान के संयोजक है और पूरे राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। आदरणीय सर उस कार्यक्रम में कुछ उपस्थित रहे तो दंडित क्यों न किया। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम के औपचारिक शुरुआत के लिए मां भारती के चरणों में नमन करते हुए आप सभी से आग्रह करती हूँ कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। शर्मा जी को आना था, लेकिन जैसा कि अभी आपको बताया गया कि स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आ सके। और ये बात जब हम लोग सभागार में पहुंचने वाले थे तभी ये मालूम हुई। और जो छात्र भी आए थे, फैकल्टी मेंबर्स भी आए थे, उनको बहुत किस तरह से आपके व्यक्तित्व में जिंदा है, उसको आप कैसे जीते। आज मैं अपने छात्रों से कहना चाहूँगी कि आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है। मैं जब बात करती हूँ और आज के सिनेरियो को टीवी डिबेट में आप देख रहे हैं, अखबारों में आप पढ़ रहे हैं, लगातार घटने वाली घटनाओं से आप परिचित हैं, किस तरह से हमारे सनातन विश्वासों पर चोट पहुंचाई जा रही है, किस तरह हमारे सनातन स्रोतों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और उन सनातन स्रोतों की पहचान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें कराई और उन सनातन विश्वासों को उन्होंने पुनर्जीवित किया। बृहत्तर जीवन संदर्भों में मैंने उनको बहुत देखा है, लंबे समय से परिचित हूं उनसे। उन्होंने जीवन के बृहत्तर संदर्भों में किस तरह से राष्ट्रीय संस्कारों को जिया है, मानवीय और सामाजिक सरोकारों से कैसा अपना रिश्ता बनाया है।
तो उनके पास बहुत, कहना चाहिए, बहुत ऐसी धाती है। उनका जो जीवन दर्शन है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रभावित रहा, उससे आप परिचित हो सकेंगे। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जिसकी बात मैंने की कि उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है राष्ट्र के लिए, वो हमारे ही बीच के थे और वो भी अध्यापन से जुड़े रहे हैं। उनके जीवन की जो सरणियाँ हैं, कई तरह के मोड़ों से होकर के गुजरी थी। राज्यसभा के सांसद रहे और आज दीनदयाल शोध संस्थान उनकी अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। तो उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम हैं। 2 शब्द जो है उसकी सीमा समाप्त हो चुकी है। अब आप उनसे बिल्कुल रूबरू हो, आप खुल करके उनसे सवाल कर सकते हैं और उनसे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आपको संतोषजनक जवाब उनसे मिलेंगे। तो ये मुक्त संवाद का मंच है। बहुत बहुत स्वागत है विषय आपका। आपने स्नातक की पढ़ाई हिंदी साहित्य से पूरी की थी, तत्पश्चात पर स्नातक राजनीतिक विज्ञान से किया। सर ने एक सरकारी नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक एवं अन्य विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए समाज सेवा के कार्य में संलग्न रहे। यह आपका समाज के प्रति सेवा भाव व आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है, जो निसंदेह ही अत्यंत सराहनीय है। सन 75 में आपातकाल के दौरान जब बात देश के लोकतंत्र और मानवीय संवैधानिक मूल्यों की आई, तो सर आपने उनके संरक्षण के लिए जेल की यातनाएं भी सही। सन 77 से 83 तक आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उत्तर पश्चिमी जोन के संगठन मंत्री भी रहे। सन 96 से लेकर सन 2002 तक आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। सन 2006 से लेकर सन 2008 तक सर ने राजस्थान में भाजपा पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष के पद का सफल निर्वहन भी किया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सर का साहित्य जगत में भी अहम योगदान रहा है। सर ने दीनदयाल उपाध्याय जी से संपूर्ण वाङ्मय का संपादन भी किया है। वर्तमान समय में सर दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान के संयोजक और एकात्म मानवदर्शन एवं विकास प्रतिष्ठान संस्थान के अध्यक्ष पद का दायित्व निर्वाह भी कर रहे हैं। मैं शादी तो हो गया हूँ, जब बोलते हैं तो कहते हैं कि मार्गदर्शन करें, तो क्या मार्ग करेगा आदमी? जिस मार्ग पर चला उसे करेगा ना। तो दुनिया को नई डगर चाहिए, दुनिया को नया मार्ग चाहिए। वो पुराने लोग पुरानी बातों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है समाज पीढ़ियों के अंतरण से आक्रांत हो जाता है। तो इसलिए जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनको चाहिए कि वो कुछ जवानों में समय व्यतीत करें। हमारे पुराने लोगों को मालूम है, रामचरितमानस में एक चौपाई है, वो है बिनु सत्संग विवेक करना होगी, राम कृपा बिनु सुदर्शन सतु। ये जो आज है वो क्या है? ये सत्संग, इस सत्संग के आप सब लोग संगतकार हैं, मैं भी उस पे एक हूं। तो ये जो युग का विवेक है, बहुत सवाल है, यदि यह न होता तो क्या होता? यदि यह के लिए बड़ी सार्थक कल्पनाशीलता चाहिए। कल्पनाशीलता सार्थक बहुत जरूरी नहीं होता, तो सार्थक कल्पनाशीलता चाहिए। और दीनदयाल जी राजनीतिज्ञ थे, यह भी कोई सेटल्ड फैक्ट नहीं है, क्यों? जब दीनदयाल जी जीवित थे और अपना काम कर रहे थे, तब किसी ने उनको राजनीति के रूप में पहचाना नहीं था। उन्होंने स्वयं ने अपना परिचय करवाया था। संस्कृति का राजदूत हूँ
मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मेरी पार्टी का राज आना चाहिए। मेरा लक्ष्य ये है कि भारत की राजनीति में संस्कृति प्रतिबिंबित होनी चाहिए। संस्कृति राजनीति में रिफ्लेक्ट करे। तो इसलिए एकात्म मानववाद की तलाश विधायक और सांसद की जरूरी नहीं थी। शास्त्रीय राष्ट्रवाद की तलाश सत्ता पाने की जरूरी नहीं थी। तो वगैरह भेट के बाद सुना है क्या? तो केशव राव छोटे स्कूल में थे तब देश में वंदे मातरम का आंदोलन चल रहा। तो उनके जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे वो स्कूल का इंस्पेक्शन करने आए। तो केशव, जो तो डॉक्टर नहीं थे, केशव ने अपने विद्यार्थियों को इकट्ठा करके एक ऐसी योजना बनाई कि जिस भी कक्षा में जाए इंस्पेक्टर साहब, जाते ही वंदे मातरम से उनका स्वागत किया जाए। जिस भी क्लास में वो गए वंदे मातरम स्वागत करो। तो उन दिनों का अपराध था ये। तो फिर कॉलेज स्कूल के लिए जरूरी हो गया कि वो जांच करे कि ये सब शरारत किसने की। पता लगा कि शरारत केशव ने की। तो बुलाया हेडमास्टर जी ने। आज तो हेडमास्टर होते नहीं। तो हेडमास्टर ने बुलाया और कुछ कहा कि तुम्हारी उम्र है ये राजनीति करने की, तुम क्यों करते हो ये? क्या कहा केशव ने? उन्होंने कहा सर हम आज से ही बंद कर देंगे, आप शुरू कर दीजिए। तो हमारी उम्र नहीं है, हमको नहीं करना चाहिए, तो आप कीजिए, हम नहीं करेंगे। तो क्या इसमें असहमति की गुंजाइश है? 2 से 5 होता है। तो अंततः सिद्ध है वो सिद्धांत। तो कुछ बातें ऐसी होती है जिनके सिद्ध होने में सर्वसम्मति होती है। आग को छूओगे तो जल जाओगे। वो कहेंगे मैं तो असहमत हूँ, तू ले ले भैया, तो जल जाओगे। तो वैसे ही समाज शास्त्र में और दर्शन, समाज शास्त्र में और दर्शन में सवाल आज तक बना हुआ है कि सिद्ध क्या है? वह क्या है जो सिद्ध है, जो सत्य है, जिसके आगे पीछे और कुछ नहीं है? तो इस पर बहस होती है, चर्चा। इस बहस और चर्चा में कुछ लोग ऐसे होते हैं, सिद्धांतकार कहते हैं, ऋषि कहते हैं, विद्वान कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं। वो कुछ समीकरण देते हैं और कुछ समीकरण पर वो कहते हैं सत्य है। भारत शब्द की जरूरत नहीं है, भारत ही पर्याप्त है। और अखंड क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि कुछ खंडन की प्रवृत्तियां। तो भारत क्या है? भारत क्या है कि बहुत विवेचना हमारे शास्त्र में है, पर एक बड़ा सार्थक श्लोक है जो आपको आता होगा। वह श्लोक है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो उत्तरम यत् समुद्रस्य, तो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम, तो हिमालय के दक्षिण में है, वर्ष यानी भूमि होती है, वर्षम तत् भारतम, वह भूमि भारत है। जो लोग वहां रहते हैं वो संतति है, संतानें हैं, इसके भारत माता कहते हैं। ये भारत है, ये भारत था, ये भारत है, ये भारत रहेगा। लेकिन अब हिमालय के नीचे से शुरू करो, कहां शुरू होता है? तो हिमालय के नीचे से अभी तो हम देखते हैं कश्मीर है, पर हिमालय के नीचे से कश्मीर से शुरू नहीं होता है। हिमालय की जो पश्चिमी उपत्यका है वो पता है कहाँ है? हिमालय की पश्चिमी छोर कहाँ है?
जोर से बोलो। अफगानिस्तान हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत है। और पूर्व में क्या है? नहीं समझ में आया। कौन सी श्रेणी बोल रहे? म्यांमार। हाँ ठीक ठीक बोला, सही 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 बोला, सही बोला। तो ये गांधार से लेकर म्यांमार तक हिमालय और इसके नीचे की भूमि भारत है। तो अब आज तो जो भारत का गांधार है उसका नाम अफगानिस्तान हो गया। गांधार की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। तो तक्षशिला पाकिस्तान में है। तो क्या अब वहां अफगानिस्तान कहलाता है, अब वहां पाकिस्तान कहलाता है, तो क्या वह भारत नहीं रहा? क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग उसे भारत नहीं मानते। और वह भारत है क्यों? क्योंकि हिमालय के नीचे है। तो वे कौन से कारण हैं? वे कौन से कारण हैं कि कल का शैव गांधार, कल का बौद्ध गांधार आज भी वहां पर गुरु नानक के शिष्य और सनातनी लोग रहते हैं। ये अभारत कैसे हो गया? पर आए और सर का आभार व्यक्त करें तथा प्रमाण पत्र वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। वो डरता क्यों है जमाने की निगाहों से बना, इंसाफ तेरे साथ है ये इल्जाम भारी। वो टूटी है पतवार कस्ती की तो गम क्या है, टूटी है पतवार कस्ती की तो गम क्या है। हारी हुई बुझाओं को ही पतवार बना ले, हारी हुई बुझाओं को ही पतवार बना ले। सम्मानित मंच, सोई के सदन एवं छलनी छलनी भारत माता के जिगर पर मलहम लगाने की एकमात्र आशा स्त्री खंड खंड भारत के अखंड भारत के रूप में देखने का स्वप्न संजोए बालिका को धन्यवाद देना चाहूँगा। और संजय सर का धन्यवाद देते हुए भी पूर्ण मैम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं की वजह से एक इतनी जिंदा दिल शख्सियत से रूबरू होने का मौका मिला। और इतने मैं कहूँगा कि फुल ऑफ लाइफ है संजय सर, और हमेशा फ़ोन पे भी और आप डायरेक्ट अगर जाके मिलना चाहें तो अप्रोचेबल रहते हैं। और धन्यवाद। तो आदरणीय महेश सर, आप हमारे इस मुख्य संवाद और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि। मेरे को नहीं लगता कि मैं समझता हूँ कि आई नो वे टू थैंक्स हिम, क्योंकि धन्यवाद सब बहुत छोटा है। जितना हो सकते हैं, जितना मैं मेरी जो शब्दावली है और उसमें से मैं कोई एक शब्द का चयन करूँ तो मैं कहूँगा कि केवल मैं नहीं बल्कि हम सब लोग, और इवन इनका जो दीनदयाल जी पे मैं समझता हूँ सर से बड़ा वक्ता कोई सर्च नहीं किया दीनदयाल जी पे, बल्कि कोई तपस्या है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए जो पिछले कार्यक्रम में मैंने पंक्तियाँ पढ़ी थी वही पढ़ूंगा कि जहाँ राजनीति लग गई कले, जहाँ राजनीति लग गई कहे कर्तव्य करे अपना रीति के बाद नेहा। और अभी मैं कार्यक्रम की कोर टीम को आमंत्रित करना चाहूँ। तनुज राज, कृपया तालियां बजाकर की